जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एजीटीए एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और साथियों, वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए होमवर्क भी है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ब्राउन राइस में प्रोटीन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि ब्राउन राइस में प्रोटीन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो साथियों, बात किया हुआ है ब्राउन राइस की, तब याद रखिएगा 7 to 9% हो जाती है। और सिर्फ बात करता राइस में कि धान में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो याद रखिएगा 6 से 7% मात्रा पाई जाती है। तो जब ब्राउन राइस की बात करें तो 7 से 9%, और सिर्फ राइस की बात करें तो 6 से 7% हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप सभी के एचटी एग्जाम में विभिन्न प्रकार की क्रांति संबंधित एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाना है, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट होता है कि कृषि में ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा कोको उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोको उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति की बात करें तो आलू से संबंधित है। ग्रे क्रांति की बात करें तो फर्टिलाइजर से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में बीजों को लगातार या नियमित अंतराल पर पंक्तियों में बोया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से किस विधि में बीजों को लगातार या नियमित अंतराल पर पंक्ति में बोया जाता है। तो वह विधि कौन सी होती है? याद रखिएगा ड्रिलिंग विधि। ड्रिलिंग विधि में जो होता है बीजों को लगातार या नियमित अंतराल पर पंक्तियों में बोया जाता है, जिसमें बीज जो कि निश्चित गहराई पर और निश्चित दूरी पर जो कि बोए जाते हैं। तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई जल के वितरण या नियंत्रण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बात करें साथियों सिंचाई जल के वितरण या नियंत्रण की प्रक्रिया की, क्या कहता है? तो याद रखिएगा रोस्टरिंग सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? रोस्टरिंग सिस्टम कहलाता है। बात करें साथियों कोर वाटरिंग की, तो याद रखिएगा बुआई के बाद जो पहली सिंचाई दी जाती है वो कोर वाटरिंग कहलाती है। पालकों की बात करें साथियों तो बुआई से पहले जो सिंचाई की जाती है उसको पालकों कहा जाता है। बात करें साथियों डेल्टा की, तो याद रखिएगा फसलों में पानी की जो गहराई होती है उसे डेल्टा के रूप में जाना जाता है, जो कि सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर में जो कि मापा जाता है। तो इन चारों पॉइंट्स को याद रखिएगा, इन चारों में से एक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत उथली नालियों के माध्यम से सिंचाई करने की विधि को क्या कहते हैं। बात करें साथियों बहुत उथली नालियों के माध्यम से सिंचाई करने की विधि को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कॉरगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉरगेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोजिल जिसे बूंदाबांदी कहा जाता है कि बूंदों का आकार कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि ड्रोजिल और वर्षा के बूंद इन दोनों का आकार क्या होता है। तो जब बात करेगा ड्रोजिल की तब याद रखिएगा 0.2 से 0.5 mm हो जाता है। तो ऑप्शन में देखिए 0.5 mm से कम दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा 0.5 mm से कम। और बात करें साथियों वर्षा की बूंदों की, जब भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्षा की बूंदों का आकार क्या होता है, तब याद रखिएगा 0.5 से 6 mm तक जो कि बूंदों का आकार हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में से एक आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा ड्रोजिल मतलब बूंदाबांदी, इनका आकार क्या होता है 0.2 से 0.5 mm के बीच में होता है, यानी कि 0.5 mm से कम होता है। और जब बात करेगा वर्षा की बूंदों की आकार की कितना होता है, तो 0.5 से 6 mm तक
हो जाता है। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति में इस अनवाइंडिंग प्रक्रिया के लिए प्रमुख रूप से कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है। बात कर रहा है डीएनए प्रतिकृति में अनवाइंडिंग प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा, हेलिकेज एंजाइम उत्तरदायी होता है। कौन सा एंजाइम? हेलिकेज एंजाइम उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने फेज T4 के RLL लोकेस पर पुनः संयोजन प्रयोग किए और सिस्ट्रॉन शब्द को प्रस्तुत किया। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको फंसाने के लिए है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। आपको सिंपल सा बताना है कि संयोजन प्रयोग किए और सिस्ट्रॉन शब्द को प्रस्तुत किसने किया था। तो याद रखिएगा, किसने प्रस्तुत किया था? डैनियल नॉर्थल्स ने। किसने? डैनियल नॉर्थल्स ने इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनब्रीड और ओपन पॉलिनेटेड किस्म के संकरण से प्राप्त संकर संतान को क्या कहा जाता है। जेनेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनब्रीड और ओपन पॉलिनेटेड किस्म के संकर से प्राप्त जो संकर संतान होता है उसे क्या कहते हैं। तो वो टॉप क्रॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉप क्रॉस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए मॉलिबेडनम किस रूप में उपलब्ध होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों के लिए जो मॉलिबेडनम होता है वो किस रूप में उपलब्ध होता है। तो याद रखिएगा, MOO2 यहाँ पर होगा MOO2 पर 2- इस रूप में जो एक पौधों को मॉलिबेडनम उपलब्ध होता है। बात करें मॉलिबेडनम की तो याद रखिएगा, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? मॉलिबेडनम हो जाता है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, मॉलिबेडनम की कमी से जो कि गोभी में विपटेल रोग हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तीनों को याद रखिएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे आसानी से अपक्षयित होने वाला खनिज कौन सा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे आसानी से अपक्षयित होने वाला खनिज कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, ओलिवाइन हो जाता है। कौन सा होता है? ओलिवाइन हो जाता है। बात करें ओलिवाइन का स्रोत कौन कौन सा है तो मॉलिबेडनम, आयरन और मैग्नीशियम, ये तीनों जो कि ओलिवाइन के स्रोत हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार शिक्षण की चरणबद्ध प्रक्रिया कौन सी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विस्तार शिक्षण की चरणबद्ध प्रक्रिया की बात करें कौन सी होती है। तो याद रखिएगा, अट्रैक्शन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कन्वेक्शन, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन, ये हो जाते हैं विस्तार शिक्षण के चरणबद्ध प्रक्रिया। साथियों, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा जिसके बारे में हमने नीचे डिटेल में बात किया हुआ है। इन सभी को आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करें प्रसार शिक्षण प्रक्रिया, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के अंतर्गत कितने चरण आते हैं। तो याद रखिएगा, 5 चरण आते हैं जिसका शॉर्ट टिक होता है शॉर्टर। अब बात करें शॉर्टर की तो आइए देखते हैं। पहला होता है सिचुएशन, स्थिति क्या है। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है। टीचिंग, शिक्षण। उसके बाद से आता है चौथा मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। और पांचवा हो जाता है पुनर्विचार, रिकंस्ट्रक्शन। तो ये जो कि प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के 5 चरण हो जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछाता है कि प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो याद रखिएगा, 5 चरण होते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है तो शॉर्ट ट्रिक शॉर्टर होता है। तो जब भी बात करेगा प्रसार शिक्षण प्रक्रिया की तो याद रखिएगा, सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, एवेरिएशन और रिकंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं। तो 6 स्टेप होते हैं जिसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, एडकास होता है। एडकास में बात करें सभी की
तो एडकास ए का मतलब होता है अटेंशन, इंटरेस्ट मतलब रुचि, डिज़ायर मतलब इच्छा, कन्वेक्शन मतलब सहमति, एक्शन और सेटिस्फैक्शन। ये सभी हो जाते हैं किसके, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की 6 स्टेप के अंतर्गत आने वाले सभी चरण। तो इनको याद रखिएगा। अब लास्ट आता है साथियों एडॉप्शन। एडॉप्शन में कितने चरण होते हैं, तो अंगीकरण प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं, जिसको साथ में AIETA कहा जाता है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ए का मतलब होता है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल, उसके बाद लास्ट में आता है एडॉप्शन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा सकता है एडॉप्शन की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, तो याद रखिएगा 5 चरण होते हैं। तो साथियों इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की दोहरे उद्देश्य की नस्ल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक गाय की दोहरी उद्देश्य यानी कि डुअल पर्पस की ब्रीड हो जाती है। तो याद रखिएगा अंगोल, हायना और थरपाकर, ये सभी जो कि डुअल पर्पस ब्रीड हो जाती हैं गाय की। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। साथियों थरपाकर तो देखिए आप सभी लोगों को पता है, लेकिन ओंगोल और हायना नहीं पता होगा, इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। ओंगोल और हायना जो कि डुअल पर्पस ब्रीड के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज ब्रीडिंग में क्या होता है, निकट संबंधी प्रजनन का उद्देश्य क्या होता है। आपको बताना है कि जो क्लोज ब्रीडिंग होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखिएगा उच्च स्तर की समानता वाली इन ब्रीडिंग लाइनों को प्राप्त करना। क्या होती है, उच्च स्तर की समानता वाली इनब्रीड लाइनों को प्राप्त करना क्लोज ब्रीडिंग का उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगेट किसकी त्रिगुणित किस्म है। बात करें नगेट की, नगेट किसकी त्रिगुणित किस्म है, तो याद रखिएगा मैरी गोल्ड की। नगेट किसकी त्रिगुणित किस्म आती है, मैरी गोल्ड की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए ये घटक किस क्रम में व्यवस्थित होंगे। बात करा है न्यूक्लियोटाइड बनाने की, किस क्रम में जो कि व्यवस्थित होंगे, तो शर्करा, फास्फेट और क्षारक क्रम में व्यवस्थित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूबोर में बोरॉन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। बात करें साथियों सोल्यूबोर में बोरॉन की मात्रा की कितनी प्रतिशत होती है, तो याद रखिएगा 19% होती है। कितनी प्रतिशत, 19%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि USDA मृदा वर्गीकरण प्रणाली में महीन रेत यानी कि फाइन सैंड का आकार की सीमा क्या है। तो याद रखिएगा आकार की सीमा हो जाती है 0.25 से लेकर के 0.10 mm तक हो जाती है। किसके अनुसार, USDA के अनुसार। आइए USDA के अनुसार सॉइल के उन सभी जो कि पार्ट्स को जानते हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो जब भी क्ले की बात करें तो क्ले की 0.002 mm हो जाती है, ये जो कि ISS प्रणाली में भी हो जाती है 0.002 mm। सील्ट की बात करें तो 0.002 mm से 0.05 mm हो जाती है। वेरी फाइन सैंड की जब बात आएगा तो 0.5 से 0.10 mm हो जाती है। फिर फाइन सैंड की बात आएगी तो 0.10 से 0.25 mm हो जाएगी। और मिड सैंड की बात आएगी तो 0.25 से 0.50 हो जाएगी। मोटी रेत की बात आएगी तो 0.50 mm से 1 mm हो जाती है। बहुत मोटी रेत की बात करें तो 1 से 2 mm हो जाती है। तो साथियों यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनी गुणांक का मूल्य किस सीमा में होता है। बात करें जीनी गुणांक के मूल्य की सीमा में होता है तो याद रखिएगा इनफाइनाइट होता है। किसमें होता है, इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य तिलहनी फसल है। भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी होती है, तो याद रखिएगा मूंगफली। मूंगफली जो होता है भारत की मुख्य तिलहनी फसल हो जाती है।
जिसमें ऑयल कंटेंट की बात करें तो 46% पाई जाती है और प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो 25% पाई जाती है। तो ये कंटेंट भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा, सबसे अधिक नाइट्रोजन जो कि किसकी खली से प्राप्त होती है, तो मूंगफली की खली से कितना 7.3% प्राप्त होती है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को याद रखिएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा की अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है? किस मृदा की अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है? तो याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मौसमों में उगने वाला फूल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि सभी मौसमों में उगने वाला फूल कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, गेंदा। गेंदा आप सभी लोग देखते हैं, कहीं भी मंत्री लोगों का कोई भी जो प्रोग्राम होता है वहाँ पे गेंदे का फूल का ही माला देखने को मिलता है, चाहे सीजन कोई भी हो। तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि गेंदा जो कि सभी मौसम में उगने वाला फूल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन साथियों आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है। देखते हैं कितने लोग सही से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं कि लाख के कीट पालने वाला मुख्य पौधा कौन सा हो जाता है। तो साथियों, ये आप सभी की एचडीएक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 कृषि विज्ञान के विषय महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के एचडी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।